तो साहब पहला देखिए कि बेंड हो गया कि नहीं, दूसरा देखिए कि रस्ट लगा है कि नहीं, खासकर अंदर से। तीसरा देखिए कि ये जहाँ पे टायर आके सेट हो रहा है ट्यूबलेस टायर में वो पोर्शन क्लीन हो। मगर नज़रअंदाज ना करें जहाँ पे ये नट लग रहा है वो होल उतना ही बड़ा हो ताकि नट का जो कोनिकल पोर्शन है, जो नट का ये कोनिकल पोर्शन है, ये दिखना चाहिए शक्ति जी कि हाँ ये थोड़ा बाहर है। अगर ये पूरा कोनिकल पोर्शन अंदर चला गया तो कुछ दिनों बाद नट को टाइट करते करते एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कभी कोई मेजर इंपैक्ट हुआ तो नट ऐसे कसा कसा रह जाएगा और होल इतना बड़ा हो जाएगा कि रिम बाहर आ जाएगा और इससे दुर्घटना हो सकती है। गाड़ियों में रिम कब बदलना है, इसको लेकर संशय बनी रहती है, भ्रम की स्थिति रहती है और आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे सवाल भी हैं और एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि गाड़ी के रिम को कब बदलना है और कोई सटीक जानकारी नहीं होने के अभाव में कई बार लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि क्या ऐसा इंडिकेटर है जिसको देखने के बाद उन्हें लगे कि रिम अब बदल लेना चाहिए। देखिए हम लोग ने पहले भी कुछ वीडियोस में कवर किए हैं कि हमारे देश में जो गाड़ियां आती है उसमें मूलतः दो तरह के रिम्स आते हैं। एक को हम लोग देसी भाषा में अलॉय रिम्स कहते हैं, कुछ लोग मैग व्हील्स बोलते हैं, बट एक्चुअली वो होता मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के अलॉय का है, ठीक है। और दूसरा जो क्वालिटी है वो है नॉर्मल स्टील शीट का रिम बनता है। तो एक को हम लोग स्टील रिम कहते हैं और एक को देसी भाषा में अलॉय रिम्स कहते हैं। तो होता क्या है शक्ति जी कि अलॉय रिम्स बेंड नहीं होते हैं मगर सीवियर क्रैश में बहुत ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट में टूट सकते हैं। तो अलॉय रिम्स हमने देखा है कि एक्सीडेंट के स्थिति में ही रिप्लेस होता है, या आपका मन उब गया हो उस डिज़ाइन से आप दूसरा लगाना चाहें तो शौक की चीज़ है। परंतु रिम को वियर एंड टेयर के हिसाब से बदलने की नौबत जो है वो स्टील रिम्स में ही आती है। अलॉय रिम्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेयर एंड टेयर नहीं होता है। कई बार आप ऐसा परिस्थिति होती है वो जो कि फिजिकल डैमेज के श्रेणी में ही आती है, इम्पैक्ट हो, या कई बार रहता है कि गाड़ी काफ़ी दिनों से पंक्चर नहीं हुई तो उसके जो व्हील के नट्स हैं या स्टड्स हैं खुले नहीं, जंग लग करके वो वहाँ पे फंस गया, खुल नहीं पा रहा है, रस्टेड हो गया। तो कई बार जो है लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे अलॉय रिम में नट से रिम टाइट होता है उस पोर्शन को चिजल से और हैमर से उसको काटने की कोशिश करते हैं। उस क्रम में कई बार अलॉय रिम फिर भी डैमेज हो सकता है। तो ये तो फिजिकल डैमेज की श्रेणी में आया। परंतु फिजिकल डैमेज नहीं होने के बावजूद स्टील रिम्स ही एक ऐसे रिम्स हैं जिसमें कि कुछ कुछ कारणों की वजह से आपको उसको बदलना पड़ता है। तो आज का विषय हमारा यही होगा कि स्टील रिम्स को कब बदलने की पोजीशन में आ गए हैं, कुछ उसके इंडिकेटर्स हैं, बट किस तरह से उसको, किस प्रायोरिटी से उसको देखना है एक हमारे दर्शकों को या गाड़ी के चालकों को कि कब ये बदलने के स्थिति में आ गया है, इसमें कुछ भ्रम है, उसको जरूर हम लोग आज के वीडियो में डेमो के माध्यम से उसको बताएंगे। तो डेमो के जरिए आप समझिए कि कब आपको यह फैसला लेना है कि रिम को बदल दिया जाए। जी अशोक जी। यहाँ पे डेमो के पर्पस के लिए हम एक स्टील रिम का प्रयोग कर रहे हैं। इस रिम को देखें शक्ति जी, इस रिम को कब कब बदलना पड़ सकता है। कोई हैवी इम्पैक्ट आया और ये बेंड हो गया, बेंड पता कैसे चलेगा? कोई भी व्हील बैलेंसिंग मशीन पे इसको अगर हम लोग डालेंगे और वो जब रोटेट होता है तो पता चल जाता है कि ये रिम बेंड हो गया कि नहीं। तो एक परिस्थिति वो हो गई, एक स्थिति वो हो गई जब आपको रिम बेंड हो गया फिजिकली तो आपको बदलना पड़ सकता है। दूसरा हो गया, आप यहाँ इसी रिम में देखिए थोड़ा थोड़ा रस्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा जंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिम में इधर जहाँ टायर लगता है वो क्योंकि बाहर से नहीं दिखता है और अंदर से अगर रिम में जंग लगना स्टार्ट हो जाए तब भी आप समझ लीजिए कि रिम बदलने का समय आ गया है। अब क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा टायर्स जो हैं वो ट्यूबलेस होते हैं, तो ट्यूबलेस टायर में ट्यूब तो होता नहीं है,
तो अंदर में जो नाइट्रोजन हो या कंप्रेस्ड एयर हो रहती कैसे है, हमारा टायर इस कॉलर पर अच्छे से बैठ जाता है और वो टायर और ये रिम का कॉलर जो है आपस में प्रॉपर सील का काम करते हैं, ताकि उसके अंदर में हवा या नाइट्रोजन वो रह सके, टिक सके। तो अगर मान लीजिए कि इस कॉलर पे भी अगर रस्टिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में गाड़ी का टायर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, खुद ब खुद हवा निकल जाएगी। आप खूब कोशिश करेंगे कहीं पंक्चर नहीं मिलेगा, वॉल्व जो है जहाँ से हवा भरते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, परंतु धीरे धीरे टायर की हवा कम हो जाएगी। तो वो उस परिस्थिति में होता है कि यहाँ पे जो हमारा कॉलर है वो कॉलर जो है या तो रस्टेड हो जाए या उसमें कुछ एब्रेशंस हो जाए, ताकि जो रबर इसमें बैठ रहा है इस कॉलर में वो प्रॉपर सीलिंग का काम नहीं हो। तो ये भी एक कारण होता है जिसमें रिम बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैंने बताया एक कि रिम कोई हैवी के इम्पैक्ट के चलते टेढ़ा हो जाए, अंदर से या बाहर से रस्ट लगने लगे, और अंदर से ये कॉलर भी जो है वो सरफेस उसका एकदम क्लीन रहे, नहीं तो बार बार टायर में से हवा निकलने की कंप्लेंट आएगी। और एक कारण है शक्ति जी जो कि नेग्लेक्ट होता है, और मैंने देखा है कि इसके कभी कभी काफ़ी भयावह परिणाम होते हैं। वो ये होता है शक्ति जी कि ये स्टील रिम है जी। अब स्टील रिम को हमको तो टाइट करना है, तो ये नट होता है, इस नट के अंत में एक ढलाव जैसा बना हुआ है जी, कोनिकल है। होता क्या है कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो क्योंकि ये जो स्टड्स हैं हमारे वो स्टड ऐसे निकलते हैं, तो ये एग्जैक्टली 100% टाइट फिट तो होते नहीं है। तो जब चारों नट हम टाइट कर लेते हैं तो चारों नट के जो स्टड हैं स्लोप के चलते, और उसी तरह का कुछ गड्ढा रिम में भी बना रहता है, वो जाके अल्टीमेटली टाइट होते हैं। तो टाइट होने के बाद रिम अपने जगह पे प्रॉपर जगह पे सेट हो जाता है और टाइट भी हो जाता है। अब देखिए हम आपको आज ये रिम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये रिम रिप्लेस किया गया है। क्यों रिप्लेस किया गया है? ये नट देख रहे हैं शक्ति जी, और ये रिम का जो होल है वो देख रहे हैं, या जो कोनिकल पोर्शन है ये पूरा अंदर चला जा रहा है जी। अब अगर ये पूरा कोन अंदर चला गया, इसका मतलब है अल्टीमेटली हमारे रिम के जो ये होल्स हैं जी, ये समय पर टाइट होते होते, वेयर एंड टेयर होते होते, घिसाव होते होते इसका छेद बड़ा हो गया जी। अब ये छेद बड़ा हो जाने के चलते हम जब नट को टाइट कर रहे हैं तो जो कोनिकल पोर्शन है तो पूरा अंदर चला गया, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया और इसी रिम को कुछ दिन चलाया गया पंक्चर की स्थिति में या कहीं रिपेयर की स्थिति में, इसको बार बार खोला गया, तो हर बार टाइट करने के क्रम में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसका होल इतना बड़ा हो जाएगा शक्ति जी कि जो हमारा ये नट का जो आउटर सतह है ये लगभग इसके बराबर हो जाएगा, और कोई माइनर एक्सीडेंट या कोई बड़े गड्ढे में भी गाड़ी गिरे ना तो हो सकता है कि नट लगा रहे, नट लगा रहे, बट रिम का छेद इतना बड़ा हो जाए कि रिम उसमें से बाहर निकल जाए और इससे दुर्घटना हो सकती है। अशोक जी, इसमें टेक्निकल जैसे कि क्रैक हो गया या जंग लग गया है तो पंक्चर के समय में टेक्नीशियन बता देंगे, या फिर होल भरा हो गया तो वो भी है। ड्राइविंग में क्या कुछ अगर रिम थोड़ा सा अगर सही नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत है, तो ड्राइविंग के ज़रिए कैसे लोगों को? देखिए मैंने आपको बोला ना, व्हील बैलेंसिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ व्हील बैलेंसिंग। हम ना रिम को बैलेंस करते हैं ना टायर को अलग से बैलेंस करते हैं, हम दोनों के कॉम्बिनेशन को, जिसको व्हील बोलते हैं, मतलब रिम पे जो टायर लगा रहता है उसको हम डायनेमिकली बैलेंस करते हैं। जो वेट आप इस रिम में देखिए, यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है, ये वेट जो है वो व्हील बैलेंसिंग के क्रम में लगता है। तो ड्राइविंग के समय में अगर हाई स्पीड में वॉबल हो या स्लो स्पीड में गाड़ी में वैडलिंग हो, वैडलिंग का ये अर्थ होता है, वैडलिंग और वॉबलिंग में एक अंतर है। आप स्लो स्पीड में अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी में साइडवेज मूवमेंट होगा, थोड़ा सा एक पोर्शन पे ऐसे ऐसे अगर गाड़ी साइडवेज मूवमेंट करेगी तो इसको वैडलिंग कहा जाता है। हाई स्पीड में अगर हमारे स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन आता है तो इसको वॉबलिंग कहा जाता है। तो वॉबलिंग जो है वो ठीक हो जाता है बैलेंसिंग से। तो अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है ठीक से, इसका मतलब हो सकता है रिम बेंड हो गया हो हमारा। तो उस परिस्थिति में तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये गाड़ी का रिम जो है वो
वॉबलिंग के चलते या इम्बैलेंस होने के चलते रिप्लेस करना पड़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये जो नट जहाँ टाइट होता है वो होल अगर बड़ा हो जाए, और इस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इससे भी हमने दुर्घटनाएं होती हुई देखी हैं। ये एक ऐसा इशू है जिस इशू के बारे में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, कभी आगे वो निकल गया तो एक्सीडेंट हो सकता है जी। और दूसरा हो सकता है कि एक होल कुछ ज्यादा बड़ा हो, तो हो सकता है कि टायर जो है वो 4 नट से अगर लगा हुआ है तो एक तरफ से थोड़ा सा बाहर हो जाए। हर परिस्थिति में उसके फिर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, हाई स्पीड में गाड़ी जो है वो टॉपल कर सकती है, पलट सकती है। कहने का अर्थ यह है कि ये 3-4 चीज़ों के अलावा ये जरूर सुनिश्चित करें कि नट जहाँ टाइट हो रहा है वो होल जो है, अगर दर्शकों को नहीं समझ में आता है तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ लें, वो कोई भी आदमी बता देगा, बहुत कोई एक्सपर्ट इसकी आवश्यकता नहीं है कि साहब ये छेद बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया जहाँ पे नट जाके टाइट हो रहा है, और इसका ध्यान रखें। तो इससे आपकी ड्राइविंग जो है, और ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटिव है कि रिम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो आपने जो बताया ये कॉनिकल पोर्शन जो है ये बाहर रहना चाहिए, ये कॉनिकल पोर्शन का कुछ पोर्शन बाहर दिखना चाहिए। अगर बहुत बड़ा हो गया है और हमारे को ये कॉनिकल पोर्शन एकदम नहीं दिख रहा है तो ये भी एक इंडिकेटिव है कि इसको बदल लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्स अप ऑटो का मकसद ही है अपने ऑडियंस को जागरूक करना और सटीक सूचना देना। गाड़ियों से संबंधित सवाल जो भी हो हमारे हेड्स अप ऑटो के कमेंट सेक्शन में और मेल सेक्शन में ज़रूर डालें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और एक जानकारी देनी है, बहुत सारे ऑडियंसेस के सवाल का जवाब हम लोगों ने दिया है, और जिनका जवाब नहीं दे पाए हैं आने वाले रविवार संडे को 11 बजे ज़रूर देखिए हेड्स अप ऑटो का पॉडकास्ट। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।